The London Top Show is sponsored by Ludo King. It is India's most downloaded game. हाय दोस्तों, मैं विकास सिंह एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स का नंबर 1 गेम लूडो किंग अभी डाउनलोड कीजिए। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। सबसे पहले दिन का वीडियो देखते हैं। नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। किसी भी कीमत पर अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। एसएसपी साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे होंगे, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? ये वीडियो दिल्ली का है। पुलिस के जवान कहते नजर आ रहे हैं कि अजान नहीं हो सकती एलजी साहब के ऑर्डर से। रहवासी कह रहे हैं कि सिर्फ अजान हो रही है, मस्जिद में लोग जमा नहीं हो रहे, तब अजान से क्या समस्या है? इस पर पुलिस के जवान बार बार कहते हैं कि थाने आकर ऑर्डर देख लेना। वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर कई लोगों ने ट्वीट किया तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके साफ किया कि अजान पर कोई पाबंदी नहीं है। मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होने या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी है। इसके बाद दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट आ गया। इसमें भी लिखा गया कि रमज़ान में नमाज पढ़ते वक्त लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। एनजीटी गाइडलाइंस के हिसाब से अजान की जा सकती है। ये अपील की गई कि नमाज घर से ही पढ़ी जाए, सहरी भी घर पर ही लें। हम सभी को कोविड-19 से लड़ना होगा, सारे नियमों का पालन करना होगा। मस्जिद से अजान हो, सब लोग अपने घरों में रहकर ही रोज़ा रखें और सब नियमों का पालन करें। बाकी पुलिस के जवान जो एलजी का नाम लेकर धौंस दे रहे थे वो देख लें, दिल्ली पुलिस के ट्वीट को एलजी ने भी रीट्वीट कर दिया है। अब आपको देते हैं संक्रमण से जुड़े कुछ अपडेट्स। सबसे पहले आंकड़े। दुनिया भर में कोरोना बीमारी से संक्रमितों की संख्या हो गई है 27,17,000। ठीक हुए हैं 7,45,000 और मौतें हुई 1,91,000। अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 50,000 से ऊपर चला गया, लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं कि फिजूल बातों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात आगे बताएंगे आपको बुलेटिन में। फिलहाल भारत की बात कर लेते हैं। हमारे देश में कुल मामले हो गए हैं 23,077, ठीक हुए हैं 4,749 और मौतें हुई हैं 718। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,684 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आ रहे हैं तो सरकारें एहतियात भी बढ़ा रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि 4 नई इंटर मिनिस्ट्रियल टीमें बनाई जाएंगी जो सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई और हैदराबाद जाएंगी। और क्या अपडेट है? तमिलनाडु सरकार ने आज सूबे में 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का आदेश दिया। ये शहर है राजधानी चेन्नई, इसके अलावा कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम और तिरुप्पुर। संक्रमण के चलते दूसरी तरह की समस्याएं भी सामने आ रही हैं। विदेश में जिन भारतीयों का देहांत हो रहा है उनके शव भारत नहीं आ पा रहे। अब केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने इस मामले में दखल देने की केंद्र सरकार से मांग की है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अगले महीने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन का पद मिल सकता है। मई में WHO की सालाना बैठक होने वाली है। फिलहाल एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चेयरमैन का पद जापान के पास था। जापान का 1 साल का कार्यकाल मई में खत्म हो रहा है। 22 मई को बोर्ड की बैठक होगी और तब ये पद भारत के प्रतिनिधि को मिल जाएगा। WHO के साउथ ईस्ट एशिया ग्रुप ने पिछले साल ही भारत को बोर्ड में 3 साल के लिए नामित किया था और तभी ये तय हो गया था कि जापान के बाद बोर्ड की अध्यक्षता भारत को मिलेगी। बोर्ड की अध्यक्षता मिलने के बाद WHO में भारत के प्रतिनिधि को WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस के साथ काम करना होगा। WHO का वक्त अच्छा नहीं चल रहा। 2013 में पश्चिमी अफ्रीका में इबोला संक्रमण से 11,000 लोगों की मौत हुई। तब WHO की बहुत आलोचना हुई। कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 2 लाख की तरफ बढ़ रहा है और लगता नहीं कि यही रुक जाएगा। WHO पर लापरवाही का, महामारी को देर से घोषित करने का और चीन को रियायतें देने समेत कई इल्ज़ाम हैं। एक अपडेट प्रधानमंत्री के मोर्चे से भी है। आज पंचायती राज दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर टीवी पर नजर आए। देश के अलग अलग कोनों में बसे गाँव के सरपंचों से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट ने लोगों को आत्मनिर्भर होने का महत्व सिखाया है। प्रधानमंत्री की बात आपने सुनी।
अब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री की तरफ चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में घमासान चल रहा है। पहली लड़ाई दिल्ली कोलकाता के बीच यानी केंद्र और राज्य सरकार के बीच थी। अब कोलकाता के बीच, सरकार और राजभवन के बीच, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच लेटर वॉर चल रहा है। 23 अप्रैल को ममता बनर्जी ने धनखड़ को एक खत लिखकर याद दिलाया था कि वो एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर एक नॉमिनेटेड प्रतिनिधि। इस खत में ममता ने गवर्नर की तरफ से उनके काम में हस्तक्षेप का आरोप लगाया था। गवर्नर साहब ने एक जवाब 23 अप्रैल को भेजा, एक आज भेजा। गवर्नर ने कहा कि ममता बनर्जी मुश्किल समय में बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हैं, जिन्हें छिपाने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। ये वक्त सियासत करने का नहीं है। बाकी हमारा क्या कहना है? बंगाल में हालात ऐसे हैं कि क्रीज पर आखिरी 2 बैट्समैन हैं, उन्हीं को पारी बचानी है, लेकिन दोनों सामने वाले एक दूसरे को रन आउट कराने पर तुले हैं। ये स्थिति है। जब सबको सिंक होकर काम करना चाहिए तब आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर में बात आरक्षण की। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया और इस फैसले के साथ थी कई सारी टिप्पणियां, जैसे कि ये कि आरक्षण का लाभ पा रहे समूहों में जो आगे आ चुके हैं उनके चलते अंतिम छोर तक आरक्षण का लाभ नहीं पहुंच रहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि चुनी हुई सरकारों में आरक्षण नीति को हाथ लगाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति होना मुश्किल है। आखिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने ये टिप्पणियां क्यों की और इनके क्या निहितार्थ हैं? बड़ी खबर में इसी पर बात करेंगे। पहले मामला समझिए। जनवरी 2000 में आंध्र प्रदेश के गवर्नर के नाम से एक आदेश निकाला गया। इसके तहत अनुसूचित इलाकों में अध्यापकों के पदों पर अनुसूचित जनजाति माने एसटी के उम्मीदवारों को 100% आरक्षण दे दिया गया। इसके लिए गवर्नर सी रंगराजन ने संविधान के अनुच्छेद 5 का हवाला दिया था, जिसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित इलाकों में शासन को विशेष अधिकार मिलते हैं। सी रंगराजन का नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा। सुना से ज़्यादा ये नाम पढ़ा भी है। नोटों पर सी रंगराजन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे, तो इनके दस्तखत नोटों पर होते थे। उनके इस आदेश को अदालत में चुनौती दी गई। पहले आंध्र प्रदेश सरकार अकेले इन चुनौतियों से लड़ रही थी। 2014 में तेलंगाना राज्य बना तो तेलंगाना राज्य के सरकार के वकील भी इस आदेश के पक्ष में लड़ने लगे। 22 अप्रैल को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। फैसला सुनाने वाली बेंच में जस्टिस अरुण मिश्र, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत सरन, जस्टिस MR शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस शामिल थे। कोर्ट ने गवर्नर के आदेश को पलटते हुए कहा कि 100% आरक्षण न सिर्फ ओपन कैटेगरी के उम्मीदवारों से भेदभाव करता है, बल्कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों का हक भी मारता है। कोर्ट ने कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 जो कानून के समक्ष समानता की बात करता है, अनुच्छेद 15 नागरिकों में भेदभाव पर रोक की बात करता है और अनुच्छेद 16 समान अवसर की बात करता है, इन तीनों का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार 100% आरक्षण का कोई आधार नहीं पेश कर पाई। कोर्ट ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 5 गवर्नर को ये ताकत तो देता है कि वो ऐसा आदेश जारी करे जिससे केंद्र या राज्य का कोई कानून किसी इलाके में लागू ना हो, लेकिन इसके तहत किसी नियम को बदलने का आदेश जारी नहीं किया जा सकता। गवर्नर ने अपने आदेश में आंध्र प्रदेश रेगुलेशन ऑफ रिजर्वेशन एंड अपॉइंटमेंट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 1997 का जिक्र नहीं किया था, जिसके तहत लोक सेवाओं में आरक्षण के लिए नियम बने हैं। समाचार वेबसाइट है द प्रिंट, इसके लिए अपूर्व मंधानी ने कोर्ट के फैसले पर रिपोर्ट की। रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह भी कहा कि ये पहली बार नहीं था जब आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया हो। 1986 में भी आंध्र प्रदेश के गवर्नर से एक ऐसा ही आदेश दिलवाया गया था। गवर्नर अपने से इतने बड़े आदेश नहीं देते। उन दिनों सूबे में तेलुगु देशम पार्टी के NT रामाराव माने NTR की सरकार थी। तब यह आदेश 1989 में आंध्र प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में खारिज हो गया था। जिन लोगों की नौकरी लग गई उनके बारे में क्या? उनका नुकसान ना हो इसके लिए कोर्ट ने 1986 के बाद से हुई नियुक्तियों को बनाए रखा है, बशर्ते आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भविष्य में ऐसा आदेश न लाएं। अदालत ने दोनों राज्य सरकारों पर 5-5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। अब बात करते हैं टिप्पणियों पर। कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के चलते सरकारें आरक्षण पर कुछ भी करने से बचती हैं, लेकिन ये राज्यों का दायित्व है कि समय समय पर आरक्षण सूचियों का रिव्यू किया जाए। कोर्ट ने कहा कि वक्त के साथ आरक्षित वर्गों में भी सामाजिक और आर्थिक रूप से समृद्ध गुट बन गए हैं। इनके चलते आरक्षण का सही लाभ अंतिम छोर तक नहीं पहुंच पाता है। इसके लिए आरक्षण का कोटा कम या ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। बस ये ध्यान रखा जाए कि पिछले 70 सालों में
जिन्होंने लगातार लाभ लिया है वो दूसरों का हक न मारें। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया कि आरक्षण की व्यवस्था 10 वर्षों के लिए लाई गई थी, लेकिन आरक्षण की मांग अभी तक खत्म नहीं हुई। भारत में आरक्षण एक भावनात्मक और राजनीतिक मुद्दा है। जिनके पास है वो इसे छोड़ना नहीं चाहते, जिनके पास नहीं है वो सूची में नाम जुड़वाना चाहते हैं। कभी न कभी बैठकर हमें इस बात पर विचार करना ही होगा कि हमने सामाजिक न्याय की ये जो व्यवस्था बनाई है उसके सही परिणाम मिल रहे हैं या नहीं। जो सक्षम हैं उन्हें आरक्षण की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण की सुविधा उन्हें मिलनी चाहिए जो इसके असली हकदार हैं। ज़रूरत यही है कि लाभ ज़रूरतमंद को मिले, तभी संविधान की भावना का सम्मान हो पाएगा। आपको सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले की जानकारी देते हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब जो भी प्रतिबंधित नशीली दवाओं के साथ पकड़ा जाएगा उसे इस आधार पर सजा होगी कि दवा का वजन कितना था, ना कि इस आधार पर कि दवा कितनी शुद्ध है। 2009 में केंद्र ने ये नियम बनाया था कि सजा तय करते वक्त इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जो पकड़ में आया है उसके पास का जो हिस्सा है जो नशीली पदार्थों का, उसमें असल हिस्सा कितना है और मिलावटी कितना है। अमूमन ऐसा होता है कि नशीली चीज़ों में दूसरी चीज़ें मिलाकर उनका वज़न बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अब ये फैसला बदल दिया गया है और ठीक बदल दिया गया है। नशे का कारोबार करने वालों पर सख्ती बरती ही जानी चाहिए। बुलेटिन के इस हिस्से में हम रोज़ कोरोना से जुड़ी अफवाहों के बारे में बात करते हैं। गांव की अफवाहें बताते हैं अमूमन, लेकिन आज देहात की तरफ नहीं जाएंगे, आज 7 समंदर पार जाएंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर सबसे मूर्खतापूर्ण बात वहीं हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना का जो बेवकूफ़ाना इलाज बताया है उसकी बुलंदी के आगे सारे झूठ, सारी अफवाहें कमतर हैं। पहले आप ट्रंप का बयान सुनिए, फिर आगे की बात। Right, and then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs. So it'd be interesting to check that. So that you're going to have to use medical doctors with. But it sounds interesting to me. So we'll see. But the whole concept of the light, the way it kills it in 1 minute, that's pretty powerful. कोरोना पर व्हाइट हाउस की गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग थी। इसमें व्हाइट हाउस के बड़े वैज्ञानिक एक्सपर्ट्स मौजूद थे और थे खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इसी प्रेस ब्रीफिंग में ट्रंप ने कहा कि डिसइंफेक्टेंट यानी कीटाणुनाशक 1 मिनट में ही कोरोना वायरस को मार देते हैं। तो क्या हम लोगों में कीटाणुनाशक का इंजेक्शन लगाना शुरू कर दें या कीटाणुनाशक से ही अंदर की सफाई कर दें? ट्रंप ने कहा यह आइडिया मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। कीटाणुनाशक का इंजेक्शन सुझाव कौन दे रहा है? साइंस में दुनिया का सिरमौर माने जाने वाला अमेरिका, उस देश का राष्ट्रपति। हम जानते हैं कि ट्रंप ने अपनी मूर्खताओं से खूब ख्याति अर्जित की है, लेकिन ये वाली तो 7वें सोपान से भी आगे की है। कोरोना का संक्रमण कहाँ होता है? फेफड़ों में। इंजेक्शन अमूमन कहाँ लगाया जाता है? खून में। मतलब खून में कीटाणु मारने वाला इंजेक्शन लगा दो तो कोरोना ठीक हो जाएगा इनके हिसाब से। वाह ट्रंप जी वाह, क्या साइंस है आपकी। और अगर ट्रंप फेफड़ों में भी कोरोना इंजेक्शन लगाने की बात कह रहे थे तो ये भी खतरनाक है, जानलेवा है। कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट पर साफ लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, माने शरीर की सतह पर इस्तेमाल करें, शरीर के अंदर नहीं जाने देना है, क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं जो जानलेवा हो सकते हैं। और ट्रंप कोरोना को इससे ठीक करने की बात कह रहे हैं। लेकिन इतने पर ही ट्रंप नहीं रुकते, उन्होंने एक और सुझाव दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अधिकारी विलियम ब्रायन ने बताया कि उनकी रिसर्च में कोरोना का तापमान पर असर सामने आया और इसके बाद ट्रंप ने क्रिएटिविटी के सारे घोड़े खोल दिए। बोले कि अगर ऐसा है तो फिर लोगों को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने बिठाइए ना। ऐसा नहीं है कि ट्रंप जब ये सब बोल रहे थे तो व्हाइट हाउस के वैज्ञानिक हाँ में हाँ मिला रहे थे, लेकिन राष्ट्रपति हैं ट्रंप, उनकी शान में गुस्ताखी करने से अमूमन सब बचते हैं। लेकिन एक अपवाद रहा। डॉक्टर डेब्रा वर्क्स, वो व्हाइट हाउस की कोरोना टास्क फोर्स की हेड हैं। उन्होंने उसी प्रेस ब्रीफिंग में कह दिया कि तापमान से कोरोना मरीजों के इलाज की कोई स्टडी नहीं है। हालांकि डॉक्टर डेब्रा कीटनाशक वाले सुझाव पर चुप रही, शायद नौकरी बचा रही थी, क्योंकि ट्रंप के बारे में मशहूर है कि अगर कोई अधिकारी उनकी बात काटता है तो ट्रंप पेरोल से उसका नाम काट देते हैं, मतलब नौकरी से निकाल देते हैं। इस मामले में ताज़ा पीड़ित हैं रिक ब्राइट, अमेरिका के स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से कोई फ़ायदा नहीं होता। ट्रंप जो इस दवा के बड़े पैरोकार हैं वो नाराज़ हो गए और बकौल इन डॉक्टर मुझे नौकरी से निकाल दिया। विभागीय कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, लेकिन ट्रंप ने कोरोना से बचने के जो सुझाव दिए हैं उनका क्या करें?
राष्ट्रपति तो अपना डॉक्टरी ज्ञान दे गए, अब अमेरिका के वैज्ञानिक लोगों को समझाने में लगे हैं कि ऐसा कुछ भी करना जानलेवा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर रॉबर्ट रिच ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप ने जो कहा वो पब्लिक हेल्थ के लिए खतरनाक है, इस सुझाव से दूर रहें, कोई भी कीटाणुनाशक ना पिएं। और क्या हो रहा है, सोशल मीडिया वालों को काम मिल गया, ट्रंप की खिंचाई हो रही है, मीम बना रहे हैं। कहते हैं कि आदमी और दीवार जितना पानी खाएं पिएं उतने पुख्ता होते हैं, लेकिन माननीय ट्रंप जी इस कहावत को गलत साबित करते हैं। राष्ट्रपति के पद पर उन्हें 3.5 बरस होने को आए, लेकिन अब भी उल जलूल बयानों के मामले में वो नित नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। हम क्या कहें, बस इतना कहेंगे कि अमेरिका की जनता अपना ख्याल रखे। शो में वक्त है विदा लेने का, लेकिन उससे पहले पॉजिटिव खबर। देश के सारे राज्य कोरोना संक्रमितों की बढ़ती गिनती से परेशान हैं, लेकिन एक राज्य है जो अब तक कोरोना से बिल्कुल फ्री है, एक भी केस नहीं। हम बात कर रहे हैं एक खूबसूरत से पहाड़ी राज्य सिक्किम की। 3 तरफ से हिमालय से घिरा सिक्किम राज्य छोटा है, लेकिन 3 देशों की सीमाओं से भी घिरा है। सिक्किम का भूगोल इस नक्शे से समझिए, उत्तर में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल और पूर्व में भूटान। बच गई दक्षिणी दिशा तो दक्षिण में पश्चिम बंगाल। यानी ये राज्य कुदरती तौर पर भी क्वारंटीन है, लेकिन सिक्किम में कोरोना के मामले नहीं आए, उसकी वजह सिर्फ इसकी ज्योग्राफी नहीं। सिक्किम देश के उन राज्यों में से है जिसने सबसे पहले कोरोना से बचने के कदम उठाने शुरू किए। सिक्किम के नाथुला बॉर्डर से चीन के साथ ट्रेड होता है। सिक्किम ने 2 मार्च को ही ट्रकों को परमिट देना बंद कर दिया था। इसके बाद सभी पर्यटकों को 17 मार्च तक जाने के लिए कह दिया था। और देश में लॉकडाउन कब लगा था? 22 मार्च को जनता कर्फ्यू और 24 मार्च से लॉकडाउन। इसके साथ ही लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री के हिसाब से क्वारंटीन करने के लिए 10 सेंटर भी सिक्किम में बनाए गए। लोगों को क्वारंटीन भी किया गया, लेकिन अब तक एक भी केस पॉजिटिव नहीं आया। अब सिक्किम ने एक और बड़ा फैसला किया है, अक्टूबर तक के लिए टूरिस्ट के आने पर रोक लगा दी है। यानी राज्य में अक्टूबर तक क्वारंटीन रहेगा। मुश्किल फैसला है, क्योंकि सिक्किम में हर साल 12 लाख से ज़्यादा पर्यटक आते हैं और पर्यटन उद्योग से ही 1000 करोड़ की कमाई होती है। लेकिन राज्य सरकार का फैसला है कि लोगों की सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। कड़वी दवा है, लेकिन अभी के हालात में ज़रूरी है। एक बात और, बहुत खूबसूरत राज्य है सिक्किम। लॉकडाउन के बाद जब भी मौका मिले तो घूमने ज़रूर जाइएगा। बाकी अपना और अपनों की सेहत का ख्याल आप भी रखिए। शुभ रात्रि।